हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपके इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड का क्लास 9 का इकाई 3 है। गरीबी इकाई 1 और इकाई 2 हमने डिटेल में कंप्लीट कर दिया है आपके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर, और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है। उस पर आप देख लीजिएगा। मैं प्रयास करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्लास को देने का। आज का जो आपका टॉपिक है ये है गरीबी। ये सारे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलने वाले हैं और आपको आगे इसमें ये भी बताते हुए आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसके पिछले अध्याय में आपने ये देखा था मानव को किस प्रकार उत्पादन के रूप में देखा गया था और एक सक्रिय साधन कहा गया था। और इस अध्याय में मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। और अगर मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो उसके जीवन निर्वाह में जो ज़रूरत है उसमें से कम उस आवश्यक को भी अगर वो पूरा नहीं कर पाता है, मान लीजिए 100 रुपये का उसे ज़रूरत है, अगर वो उसमें से 10 रुपया भी अर्न करने योग्य नहीं है तो वो व्यक्ति एक खास संवर्ग में जाना जाता है। और ये संवर्ग की पहचान ही उसकी गरीबी को दर्शाता है। तो इसी शब्द को हम लोग गरीब कहते हैं। हम समझेंगे गरीबी क्या है। तो गरीबी के लिए भारत अधिक, जैसे अभी आपने जितना भी चीज़ देखा, घड़ियाल भारत में पाया जा रहा है, या भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, भारत के सकारात्मक चीज़ों को देखा, उसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें भी है। और चूँकि हम लोग बिहार राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो भारत के बाद मुख्य फोकस जो किया गया है बिहार राज्य पर। तो ये जो गरीबी है, गरीबी का मतलब है कि भारत में गरीबी का मतलब उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है, उसे ही गरीबी कहते हैं। मान लीजिए भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 चीज़ जैसे कि कहा जाता है पहले जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, फिर कपड़ा, उसके बाद मकान ज़रूरी है। और भोजन में भी आप बहुत अच्छा पकवान की बात नहीं, बल्कि एक सिंपल सा 2 वक्त की रोटी नमक अगर कोई व्यक्ति नहीं जुटा पा रहा है, अपनी पर्याप्त आय से उन चीज़ों का अर्जन नहीं कर पा रहा है, तो उसी को गरीबी कहते हैं। इसके भी कई पहलू हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता तो है लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पैर उनका बंधा हुआ है। जैसे कि हम और आप हैं। हम और आप ने मिलकर कई सारी डिग्रियों को हासिल किया है। इतना तो डिग्री ज़रूर है कि कम से कम आराम से 10th 11th तक के बच्चे को किसी भी टॉपिक पर डिटेल में समझा सकें, लेकिन हम लोगों को ऐसा मौका मिला ही नहीं है। और दूसरा गरीबी ये है कि उसके पास साधन तो है लेकिन वो कामचोर है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा है। तो ये महत्वपूर्ण 2 पहलू हैं। बाकी और भी कई ऐसे कारण हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से, सरकारी दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझ लिया गरीबी क्या है। और यहाँ पर है कि भारत में मोटे तौर पर कितने लोग गरीबी में जीते हैं, तो लगभग 26 करोड़ लोग। ये जो अपडेट अभी आपका बता रहा है। हालांकि जब आप आगे चलिएगा तो और भी आपको इस एक्सरसाइज में समझने को मिलेगा कि 1973 से 93 में, यानी 2 दशक तक, 73 से 93 20 साल हुआ, तो ये 2 दशक हो गया। तो यहाँ जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोगों की संख्या थी, यानी गरीब लोगों की जो संख्या थी 32 करोड़ थी। और ये संख्या बहुत लंबे समय तक स्थिर रह गई थी। ये संख्या ना घट रही थी ना बढ़ रही थी। लेकिन जब भारत में नवीनतम अनुमान लगाया गया, यानी रिसेंट का अपडेट देखा गया, तो गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है अभी। लेकिन यहाँ पर जो आपके पहले पृष्ठ में जो प्रश्न है इस बुक के हिसाब से, आपकी बुक में यहाँ 26 करोड़ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कहीं ऑब्लिक में 20 करोड़ भी माइंड में रखिएगा और ऑप्शन के अनुसार आंसर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में कौन करते हैं। तो गरीबी के चक्र मतलब आप समझ लीजिए चक्र, ये आपका हो गया चक्र। तो गरीबों की व्याख्या करने वाले ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आपके नर्क्स हैं। इसके पहले आपके बुक में 2 कहानियां हैं, जो कि एक 35 वर्ष के राम पुकार बिहार से, जो बिहार में पटना के निकट ये जगह है जहाँ के ये राम पुकार हैं, उनकी कहानी दी हुई है। तो उसको आप लोग पढ़िएगा और आराम से समझ लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है।
दूसरी कहानी इसमें राजेंद्र सिंह की कहानी है, जो कि नालंदा के पास एक गांव है इस्लामपुर, वहाँ के रहने वाले वो हैं। और उसके बाद फिर जो ये गरीबी का दुष्चक्र आता है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, इसमें जो कहा जाता है, तो ये नक्श हैं एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इन्होंने इस गरीबी की दुष्चक्र को दो मुख्य भागों में दर्शाया है। हालांकि गरीबी के दुष्चक्र यानी गरीबी के कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख अर्थशास्त्री नक्श ने 2 कारण बताए हैं और आपके बुक में है, इसको आप समझिएगा ज़रा सा। ये जो आप देख रहे हैं अल्प विकास, उसके बाद निम्न उत्पादकता, निजी वास्तविक आय, कम बचत, कम निवेश, पूंजी की कमी। और दोनों में फ़र्क किस शब्दों का है? यहाँ है आपका कम बचत, यहाँ है कम मांग। इस दोनों चीज़ को समझिएगा। ये जो दुष्चक्र है इसका मतलब क्या है? तो अल्प विकास, कोई एक राज्य लीजिए, आप बिहार राज्य को ही लीजिए। बिहार राज्य बिल्कुल अल्प विकसित है। अल्प मतलब आप समझते हैं कम विकसित है। अब यहाँ ये विकसित ही कम है, तो यहाँ जो उत्पादक किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है वो निम्न स्तर पर होता है, बिल्कुल कम होता है। अब जब उत्पादक का स्तर ही निम्न है, फसल ही कोई अच्छी नहीं हो रही है, तो वो अगर बेचने भी जाएगा तो इसी चीज़ के अनुसार उसको दाम दिया जाएगा, जो कि उसकी आय हो जाएगी नीची वास्तविक आय, यानी बिल्कुल कम आय। उसके बाद जब इसकी आमदनी ही कम हुई, इस आमदनी में वो घर के खर्चे को चलाएगा, तो वो बिल्कुल कम बचत कर पाएगा। और जब बचत ही उसके पास नहीं हुआ, तो वो किसी अगले काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो निवेश नहीं कर पाएगा। खेती में वो अपने बचाए हुए पूंजी को नहीं लगा पाएगा। और जब वो उसके पास वो निवेश ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास पूंजी की कमी हो गई, क्योंकि पूंजी ही नहीं है उसके पास। तब फिर उसे कर्ज लेना पड़ता है खेती के लिए। इस तरह से ये पहला चक्र आ गया है आपका दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। दूसरा जो है आपका, इसका मतलब समझिएगा, अल्प विकास आपने समझा, नीची उत्पादकता समझा, निम्न और नीची एक ही चीज़ है। फिर आपने सेम यहाँ पर निजी वास्तविक आय समझा, ये भी सेम है। अब यहाँ पर है कम मांग, यानी कि अब ये जिन्होंने खेती की, 2 तरह के लोगों को आप माइंड में लिखिए रखिए। कुछ ऐसे हैं जो खेती कर रहे हैं, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने किसी चीज़ का उत्पादन किया, सिर्फ खेती ही नहीं, किसी और चीज़ को समझिए कि उन्होंने इसका उत्पादन किया। अब ये इस चीज़ को लेकर मार्केट गए, लेकिन मार्केट में उस चीज़ की मांग ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि खरीदने वाले तो इससे भी कहीं गरीब हैं, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की वास्तविक आय कम होती है, तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इससे क्या होता है, बाज़ार का आकार छोटा हो जाता है और इसके कारण निवेश गिर जाता है। तो न लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो किसी भी चीज़ का चाह कर भी वो खरीद नहीं सकता है, डिमांड नहीं कर सकता है। तो ये दोनों चक्र जो है, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नक्श ने बताया है। तो इस दुष्चक्र का अगर कोई प्रश्न आए, तो आपको नक्श का नाम याद रखना है। उन्होंने ही गरीबी के दुष्चक्र के 2 कारण बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। अब अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का संकेंद्रण देश कौन है? ये है आपका भारत। और भारत में भी जितने राज्य हैं, उस राज्य का भी वर्णन है। पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है गरीबी के मामले में, गरीबी रेखा के नीचे। तो इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों में से कोई भी अगर बीपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको ये पता होगा कि इकोनॉमिक्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योजना आयोग ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना कितने कैलोरी को उपभोग में शामिल किया है? यानी कि कोई भी व्यक्ति साधारण तौर पर जो घर में खाना खाते हैं, जिनको वज़न बढ़ाना होता है वो कैलोरी अर्न करते हैं, और जिनको वज़न घटाना होता है वो कैलोरी को बर्न करते हैं। लेकिन शरीर में जितनी कैलोरी की आवश्यकता है पर डे, वो आपके शरीर में जाना ही चाहिए। अगर आप उतने कैलोरी को अर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरी बीमारी की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो योजना आयोग ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी अर्न करने के लिए निर्धारित किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी अर्न करेगा। अब कैलोरी का मतलब क्या हो गया? तो कैलोरी का मतलब हो गया कि ऐसा भोजन उसको उपलब्ध कराया जाए जिसमें कि 2400 कैलोरी का समान पोषक तत्व हो। ये इसका मतलब हुआ, यानी कि कोई गरीब न रह जाए। ये योजना आयोग के द्वारा ये निकाला गया था। और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 कैलोरी अर्न करने के लिए निर्धारित किया गया था।
अब यहाँ पर समझना है आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कैलोरी 300 क्यों और यहाँ 300 कम क्यों। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो श्रमिक लोग होते हैं वो काफ़ी श्रम करते हैं। आप देखते हैं जिस तरह की मजदूर लोग होते हैं तो कितना श्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो जितना जो मेहनत करेगा उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहर के लोग अधिक पैसे अर्न करते हैं और कैलोरी को कम बर्न करते हैं। इसीलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी में ये फ़र्क है। अब आगे हम लोग समझेंगे ये जो है MPCE के आधार पर क्या हुआ था। MPCE है क्या ये? तो ये है MPCE आपका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, एक महीने में प्रति व्यक्ति जो खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है। अब ये जो MPCE है जिसको आपने समझा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इनके द्वारा 2000 में ये तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे, अगर उनको निर्धारण किया जाए कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा के नीचे है, तो कैसे तय किया गया था। अगर वो व्यक्ति 328 ग्रामीण क्षेत्र का अगर वो व्यक्ति है और वो 328 रुपया प्रति माह कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे उसको नहीं डाला जाएगा। अब देखिए एक महीने में 328 रुपये क्या होगा, चाहे वो 2000 ईस्वी हो या 1990 ईस्वी हो। और शहरी क्षेत्रों के व्यक्ति अगर 454 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी एक व्यक्ति अगर 454 रुपया कमा रहा है शहरी क्षेत्रों का, तो उसको गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखा गया है। और अमेरिका सब में क्या होता है कि उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। लेकिन भारत में अभी भी कार रखना एक कहा जाता है कि विलासिता की वस्तु है, बहुत शान है, या उसने कार ले ली। अभी भी आश्चर्यजनक थोड़ी सी बात होती है, अगर आपका घर द्वार ठीक नहीं है लेकिन दरवाजे पर आपने कार खड़ा कर दिया तो अभी भी भारत में लोग आपके ऊपर ताना मारेंगे। लेकिन अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है उसे गरीब माना जाता है। इसीलिए अमेरिका देश में रहने वाले लोगों को उस माहौल के अनुसार अपनी पूर्ति करनी होती है। अब आप देखिएगा कि मान लीजिए 2000 में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कोई 5 सदस्य हैं और वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा कि नहीं होगा, ये कैसे तय होगा। तो अगर आप जैसे आपका यहाँ पर 328 रुपया किया गया है, 328 गुना 5 कर दिया जाएगा जो कि 1640 आता है। अगर 1640 आ रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन अगर 1640 से उनकी आय कम है तब उनको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र को आप ले लीजिए 5 सदस्य वाले, तो उसको क्या करना होगा, 454 गुना 5 करना होगा। 454 गुना जब आप 5 करते हैं तो आपका आता है 2270 रुपया। इसमें इतना अगर प्रति माह आ रहा है तो आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, और अगर इससे कम आ रहा है तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस तरह से ये तय किया गया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निर्धनता अनुपात प्रतिशत में, और ये निर्धनों की संख्या करोड़ में निकाला गया है, ये भारत का ही है। तो 1973 से 74 में ग्रामीण में ये निर्धनता इतनी थी, शहर में इतनी थी, और इसका औसत योग निकाला गया है। तो औसत क्या होता है, इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये औसत निकाला गया है। उसी प्रकार 93 से 94 में इस दोनों का औसत निकाला गया है, तो यहाँ है आपका। इसी प्रकार ये आपका प्रतिशत निर्धनता का अनुपात है, और ये निर्धनों की संख्या है कि कितनी संख्या थी। तो इस सब को आप एक बार देख लीजिएगा, यही काफ़ी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न आप देखिएगा, भारत में 1973 ईस्वी में गरीबी रेखा लगभग कितने प्रतिशत थी। तो ये है आपका 55%। 73 में 55%, 93 में फिर घट के हुआ 36%, और 2000 में आकर ये हुआ 26%, जो कि हमने पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में इसको देखा था। और उसके बाद यहाँ पर है आपका कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न को देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा भारत में गरीबी जो 2000 में सर्वाधिक है, जो असुरक्षित समूह है, यानी कि जैसे अनुसूचित जनजाति हो गया, नगर का जो और नियत मजदूर हो गया, ग्रामीण खेतिहर मजदूर हो गया, ये सभी असुरक्षित समूह हैं। अनुसूचित जातियाँ, औसत भारतीय निर्धनता, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जो अनुसूचित जनजाति थी उस पर आदिवासी लोग थे, उसको वो एक प्रकार से असुरक्षित समूह था, उसके ऊपर किस तरह से कहर बरसाया गया था, क्योंकि उसके बारे में ऐसा मन में माना जाता है कि एक छोटा सा समुदाय है, इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ चढ़ाव करते हैं या प्रहार करते हैं तो ये बदले में कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका प्रतिशत पहले हम लोग बुक में देख लेते हैं, आपको कैसे समझना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे आप, ये है आपका 2000 में सबसे अधिक असुरक्षित समूह। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं 51%, अनियत मजदूर 50%, ग्रामीण खेतिहर मजदूर 47%, अनुसूचित जातियाँ 43%, औसत भारतीय निर्धनता अनुपात 26%।
तो ये यहाँ पर प्रतिशत दिखाया गया असुरक्षित जाति का 2000 का, ये 2000 का आपका चार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे ये तालिका अति महत्वपूर्ण है। ये आपके भारत देश में जो जिसको आप कह सकते हैं कि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत, यानी कौन सा राज्य सबसे अधिक गरीब है, कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, और इसमें आपको कैसे याद करना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं उड़ीसा सबसे पहले नंबर पर भारत का राज्य है, जो कि गरीबी रेखा में सबसे अधिक प्रतिशत में है, 47.2%। उस दूसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर असम और पाँचवें नंबर पर त्रिपुरा। आपको क्या करना है, इधर से 5 याद रख लीजिएगा, और इधर से जो आपका जम्मू और कश्मीर में 3.5% है आपका, इधर से 5 याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश को एक ऑप्शनल एक एक्स्ट्रा माइंड में रखिएगा, क्योंकि बिहार से भी सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। 5 इधर से 5 इधर से आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी है। इतना अगर याद आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये भारत का राज्य है। अगर एक बार आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि कहाँ कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, तो आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी मुश्किल हो तो मैं इसको बोर्ड पर आपको और भी एक बार क्लियर कर दूंगी। और ये 2001-2 का ये चार्ट है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण को दिया था, इसका सर्वेक्षण किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आप समझने जा रहे हैं इस चीज़ को समझ लीजिएगा, गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं, और आप इसके आगे देखिएगा गरीबी के उन्मूलन के उपाय, यानी कि गरीबी के कारण और गरीबी के उपाय दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि गरीबी के मुख्य कारण, कृषि का पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, ये 10 पॉइंट है आपका। पूंजी का अभाव, प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव। इन सब का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि है, उतना काम नहीं है जितनी जनसंख्या है। कृषि का पिछड़ापन, यानी कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भी न ही बेहतर किस्म के बीज मिलती है, न सुविधा है किसी प्रकार की सिंचाई का या और भी किसी तरह का। तो खेती तो लोग करते हैं, लेकिन जितना वो लगाते हैं उसके अनुसार उनकी आय नहीं होती है। पूंजी का अभाव है, तो चूँकि ये देश गरीबी आपने देखा ही सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, और कुल मिलाकर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ गरीबी का प्रतिशत है, तो वहाँ पर पूंजी का अभाव है। ये जो चौथा पॉइंट है ये अति महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव, मतलब कि प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन ये आपने पढ़ लिया है। और भारत देश में प्राकृतिक साधन और मानव साधन दोनों की प्रचुरता है। प्राकृतिक साधन यानी जो प्राकृतिक किसी प्रकार की चीज़ को उपलब्ध कराती है उसकी भी प्रचुरता है, लेकिन 50% ऐसे साधन हैं जिनको लोग प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका पता ही नहीं चलता है कि इसको उपयोग कैसे करना है, यानी समुचित उपयोग का अभाव। औद्योगिकरण का अभाव, आय तथा धन की विषमता, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी, विदेशी शासन, प्रतिकूल सामाजिक वातावरण और यातायात के साधनों की कमी, ये सभी गरीबी के मुख्य कारण हैं। लेकिन अभी तुरंत मैं इसके साथ आपको गरीबी से उन्मूलन के उपाय बताऊंगी। आप देखिएगा आपको तुरंत याद हो जाएगा, बिल्कुल ये इसके साथ ही मिला हुआ सारा टॉपिक है। तो ये देखेंगे आपने यहाँ पर गरीबी के मुख्य कारण को देखा और यहाँ उन्मूलन के उपाय। तो यहाँ है आपका थोड़ा ऊपर नीचे करके, जैसे यहाँ पर आपने देखा प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव, यानी कि प्राकृतिक साधनों का अगर समुचित उपयोग होने लगे तो ये गरीबी उन्मूलन के उपाय हैं। उन्मूलन मतलब गरीबी को जड़ से मिटाना, उन्मूलन मतलब जड़ से मिटाना। तो यहाँ जो प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव है, अगर उसका समुचित उपयोग होने लगे तो ये गरीबी मिट जाएगा। दूसरा यहाँ पर है, आप यहाँ पहले नंबर पर है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, और यहाँ है जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तीसरा यहाँ आप देख रहे हैं कृषि का पिछड़ापन, यहाँ है कृषि उत्पादन में वृद्धि। यहाँ है आपका औद्योगिकरण का अभाव, यहाँ है देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। औद्योगिकरण का अभाव जैसे खत्म होगा, गरीबी खुद ही गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। आय तथा धन की विषमता, तो यहाँ है आपका आय तथा धन का समान वितरण। आय और धन की जो विषमता है इसके बारे में आप समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। सही और सटीक मतलब है, जो कि बिल्कुल यही स्थिति देश की है कि ये जो है आय तथा धन का समान वितरण। आय जो है कुछ ऐसे लोगों के हाथों में संकेंद्रित है कि क्या होता है कि जो धनी है वो धनी ही होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑफिस का अगर वो मान लीजिए कि एडिटर है, तो वो तो सिर्फ बैठ के सब कुछ हैंडल कर रहा है, वो तो वर्क कर नहीं रहा है, लेकिन उसकी सैलरी है 5 लाख।
और जो छोटा छोटा वर्कर है इधर उधर दौड़ किसी चीज़ को एकत्रित कर रहा है, मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी आप देखिएगा 50,000, 10,000, 20,000, यानी कि जो अत्यधिक काम कर रहा है उसकी आय बिल्कुल कम कर दी गई है, और जो कुर्सी पर बैठा हुआ है सिर्फ उसकी आय और दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये जो है आय तथा धन का समान वितरण अगर ये हो जाए तो गरीबी मिट सकता है। जिसको जितनी ज़रूरत हो अगर उस तरह समझ लिया जाए। अब किसी की सैलरी आप 5 लाख कर दिए हैं, जबकि वो भी ऑफिस में 9 घंटा ही समय दे रहा है, 8 घंटा ही, कोई 8-9 घंटा दे रहा है, तो वो इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी आप उसकी सैलरी 20,000, 10,000 करके रखे हैं। तो यही है आपके आय तथा धन का समान वितरण अगर होगा तो गरीबी जो है जड़ से मिट जाएगी। यहाँ बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो दिखती भी नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग हैं जो कहने में भी शर्माते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं या इतना कुछ मेरे पास डिग्रियां हैं। तो यह है रोज़गार के अधिक अवसर। अगर रोज़गार के अवसर मिल जाए तो कोई बेरोजगारी या बेरोज़गार नहीं रहेगा, और बेरोज़गार नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर गरीबी नहीं होगी। फिर है आपका यातायात के साधनों की कमी। तो यहाँ है यातायात के साधनों का विकास। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, क्योंकि सामाजिक वातावरण जो है ये बिल्कुल प्रतिकूल है, तो यहाँ पर आपका अनुकूल होगा। या फिर लघु कुटीर उद्योगों का विकास। और इस तरह से जस्ट इसके अपोजिट 10 के 10 पॉइंट हैं जो गरीबी के मुख्य कारण दिए गए हैं, उसी को उल्टाकर गरीबी के उन्मूलन के उपाय बताए गए हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा चारों में से कौन गरीबी के कारण नहीं है। तो ये 10 अगर आप याद रख लीजिएगा, और इस 10 से आप कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी 10 में आपके गरीबी के कारण भी हैं, और यही 10 आपके गरीबी के उन्मूलन के उपाय भी हैं। यानी जिस कारण से मान लीजिए पानी में भीगने से इसे बुखार आया, तो उसका उन्मूलन ये है जस्ट उसका उल्टा कि वो पानी में ना भीगे। उसी प्रकार ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो एक को आप याद कर लीजिएगा, इससे कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब जो बुक में जितना भी महत्वपूर्ण था उन सब चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब जितना चीज़ हम लोगों ने समझा है उसको हम लोग आगे समझ लेते हैं, और उसके बाद जितना भी आपने देखा अभी गरीबी के कारण या उपाय, सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकला है जो कि आपके सामने में है। उसके बाद हम लोग फिर सरकारी और गैर सरकारी प्रयास को देखेंगे। तो भारत में गरीबी के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? आपने देखा उड़ीसा, यहाँ पर 47.2% गरीबी रेखा के नीचे हैं। भारत की गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है। सारे प्रश्न को मैंने निकाल दिया है, ऑब्जेक्टिव जितना भी महत्वपूर्ण है। और उड़ीसा के बाद आप बिहार याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भी माइंड में रखिएगा। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 64%। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब और कितने जिलों में लागू किया गया था? अब जो यहाँ से आपका आ गया, ये आपका आ गया सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास। इस प्रश्नों को तो यहाँ पर बस 1 मिनट समझिएगा। सरकारी और गैर सरकारी यानी सरकारों के द्वारा जो प्रयास किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को कई नाम याद भी होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मध्याह्न भोजन योजना, रोजगार गारंटी कोष, ऐसी कई योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई जिससे कि गरीबी मिट जाए। लेकिन लागू की गई, उससे वो कहाँ तक कामयाब रहा ये तो आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। अगर सरकार किसी चीज़ की घोषणा करती है उस पर ध्यानपूर्वक देखे तो शायद देश से गरीबी मिट जाए। तो इसी चीज़ को हम लोग अब आगे बढ़ के समझेंगे। पहला जो सरकारी प्रयास में आपका था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, उसका मतलब क्या था कि भारत सरकार ने 2004 में यहाँ पर जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी कि राष्ट्रीय काम जो करेगा तो उसको अनाज दिया जाएगा और वो भी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और ये 2004 में भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था और देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राज्य रोजगार गारंटी कोष के अंतर्गत क्या नियम आते हैं? तो जब राज्य रोजगार गारंटी कोष जो सरकारी प्रयास था, इसमें ये नियम था कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो फिर वो व्यक्ति जो है बेरोजगार भत्ते का हकदार हो जाएगा, यानी बेरोजगार भत्ता जो आता है उसको देना पड़ेगा सरकार को। तो ये था आपका राज्य सरकार गारंटी कोष के अंतर्गत ये नियम। उसके बाद फिर आपका अगला था मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना पर 2007-8 में कितने रुपये व्यय का प्रावधान था, कितने रुपये खर्च का? तो लगभग 7,324 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान था। और हमको भी पता है कि ये जो मध्याह्न भोजन स्कूल का था, इसमें कितनी धांधली हम लोग कितना न्यूज़ में देखते हैं। कभी दूध में कुछ मिला दिया जाता है, कभी खाने में कुछ मिला दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये 7,324 करोड़ रुपया 2007 से 8 में
2007-8 में ये एक प्रावधान बनाया गया था। क्या अगर ईमानदारी पूर्वक इतना खर्चा किया आता तो फिर भी गरीब के बच्चे जो स्कूल में खाते थे वो पढ़ लेते। लेकिन वही है कि सरकार कदम तो उठाती है, बस हर पार्टी अपना एक दावा लेकर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाती है। फिर आपका आ गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब लागू किया था। ये 1974 से 1979 के बीच ये रहा था, 5 साल तक ये दोनों के बीच ये लागू किया गया था। इसको याद रखना है, तब ये 5 साल तक प्रभावी रहा था। और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम ज़रूरतों जैसे पानी पीने का जल हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी सुविधाओं की पूर्ति करना। उसके बाद आपका आता है सरकार का एक और प्रयास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समेकित ग्रामीण विकास एक कार्यक्रम, और उसको ज़्यादातर इसी शब्द में पूछा जाता है इंग्लिश में, IRDP और SGSY। तो IRDP क्या है, तो यह है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी का हिंदी हो गया आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ये IRDP आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कई जगह इकोनॉमिक्स में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और ये जो आपका SGSY है, ये क्या है, ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो ये SG हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, जिसको कि आप लोग सर्विस भी कहते हैं, व्यवसाय भी कहते हैं, और ये हो गया आपका योजना। तो ये जो IRDP था, इनका नाम SGSY कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये 1999 ईस्वी में। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिए। IRDP का नाम SGSY कर दिया गया था, यानी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद फिर आपकी एक योजना है जवाहर रोजगार योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो ये अप्रैल 1989 ईस्वी में। और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, किस योजना को कब प्रारंभ किया गया था। और अधिक नहीं है, गिने चुने आपके 9-10 योजना हैं जिसको कि आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP। इसको शॉर्टकट में नाम याद रखना है आपको। ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये अक्टूबर 1980 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इन सब की प्रारंभिक तिथि ही ज़्यादा आपको पूछी जाएगी, और जिसमें 2-3 प्रश्न आपने पीछे देखा किसके अंतर्गत क्या नियम था, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसको RLEGP कहते हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो अगस्त 1983 ईस्वी में। हो सकता है आपको हिंदी भी देके पूछा जाए, लेकिन हिंदी के साथ आपको ये इंग्लिश शब्द तो याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम इंग्लिश शब्द का फुल फॉर्म पूछा जाता है, या फिर ये योजना कब लागू की गई, इस तरह से। फिर ये जो आपका RLEGP है, यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इससे क्या लाभ है, तो इसके माध्यम से जो भूमिहीन परिवार हैं उनको कम से कम एक सदस्य, उनके भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना, ये इस योजना के अंतर्गत आता है। यानी कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, तो यानी कि भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराना। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो शहरी क्षेत्र में इसको 1993 से 94 में, और उसके बाद 1 साल बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में 94 से 95 में किया गया था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY कब प्रारंभ किया गया था। PM हो गया प्रधानमंत्री, ग्रामोदय हो गया आपका जी से, योजना Y से हो गया। यानी ग्राम में जो योजना की गई थी ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का था, और ये आपका 2000 से 2001 तक ये योजना की गई थी। और इस योजना में कई चीज़ों में सुधार लाने की बात की गई थी, जैसे स्वास्थ्य हुआ, प्राथमिक शिक्षा हुआ, पेयजल हुआ, आवास हुआ, ग्रामीण सड़कों का सुधार। इस योजनाओं के अंतर्गत इन सब चीज़ों को लाया गया था। और अगला है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये दिसंबर 1997 ईस्वी में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ये 1997 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और ये उसके लिए थी जो शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल कम रोजगाररत हैं, यानी बिल्कुल कम सम वो कमा सकते हैं, तो ऐसे सब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। और 2004 से 5 में इस योजना के लिए 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि यहाँ प्रारंभ हुई है, इसके लिए जो है 2001 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ की संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की थी। तो घोषणा तो कई सारे होते हैं, हम लोगों के जनजीवन में कोई फ़र्क पड़े तभी कुछ फ़ायदा है। और अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे रहती है? 40% भाग, जो कि दूसरे नंबर पर बिहार राज्य है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले राज्यों में। और बिहार में कितने प्रतिशत घरों के मालिक अशिक्षित हैं? ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में 80% ऐसे घर हैं, 100% में 80% ऐसे घर हैं जिसके घर के मालिक ही अशिक्षित हैं, यानी किसान हैं या और भी कुछ हैं, लेकिन वो अशिक्षित हैं, वो शिक्षित नहीं हैं। तो ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही आपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स को आधा कंप्लीट कर लिया है। 3 एक्सरसाइज आपका और बचा है। इसके एक्सरसाइज में यानी कि इसका जो प्रश्नावली है उसमें जो भी प्रश्न है उसके उत्तर दिए रहते हैं, और उस प्रश्न को एक बार ज़रूर इस नोट्स को देखने के बाद उस प्रश्न को ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके माइंड में लंबे समय तक वो रह सके। तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी और भी क्लासेस चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा कुछ, एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।